नमस्कार, मेरा नाम कपिल शर्मा है और ये हमारे इस चैनल पे हम वन डे एग्ज़ाम के लिए कुछ तथ्यों पर यहाँ पे बात कर रहे हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। ये पूरा कंप्लीट कोर्स रहेगा सभी विषयों का। इतिहास से हमने प्रारंभ किया था, जैसा कि लास्ट आपने देखा क्लास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे। तो इस क्लास में हम इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो आपके फैक्ट हैं उन पे बात करेंगे। ये सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए लेक्चर वीडियो लेक्चर जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये मेरे बारे में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरा नाम कपिल शर्मा है और चलिए शुरुआत करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? टाइम पीरियड अगर हम बात करें, टाइम पीरियड में आपने देखा जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता का हम काल मानते हैं 2500 से 1750 के बीच में, ठीक है। अब उसी प्रकार पूछा गया है जो वैदिक काल का टाइम पीरियड है उसको हम कितना मानते हैं। तो अगर हम पूर्व संपूर्ण वैदिक काल का टाइम पीरियड माने तो ये हम 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं। अब हम इस ऋग्वैदिक काल को, जो वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं, एक पूर्व वैदिक काल और एक ऋग्वैदिक काल, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक, ये एक ही यही है, ठीक है। एक्चुअली में 4 वेद हैं, तो ऋग्वेद को हम पूर्व वेद कहते हैं और 3 जो जितने वेद हैं हमारे, इन तीनों वेदों को यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको हम उत्तर वैदिक मानते हैं, ठीक है। तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा पूरा टाइम है 1500 से 600 और जिसमें ऋग्वैदिक काल माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व को, ठीक है। अगला है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 से 1000 तक हमने ऋग्वैदिक काल मान लिया और 1000 से 600 के बीच में, ईसा पूर्व के बीच में, हम इन तीनों वैदिक कालों को मानते हैं, जिसका नाम क्या रखा गया है? उत्तर वैदिक, ठीक है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? समझना बात को। तो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ये कौन देता है हमें ज्ञान? इसका हमें देते हैं ज्ञान पुर्तगाली। जब आधुनिक भारत में पुर्तगाली आएंगे तब से ये तंबाकू पिलाना सिखाएंगे भारतीयों को, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इनको जाना जाता था श्रमण के नाम से, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित जो आप पढ़ते हैं उसका महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। क्या है? शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आप जानते हैं सबसे पुराना ही ऋग्वेद है, तो इसी में दी गई होगी, तो ऋग्वेद में दी गई है। अगर आपसे पूछे कि प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना कहाँ से हमें प्राप्त होती है, तो ये ऋग्वेद से प्राप्त होती है, ठीक। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, बिल्कुल सही है ये। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या था? पशुपालन था मुख्य व्यवसाय। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है शामदेव को, ठीक है, क्योंकि संगीत की बात होती है इसमें, ठीक।
और जो ऋग्वैदिक कालीन लोग हैं, इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, छोटे मात्रा में खेती। और जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो यहाँ पे कृषि मुख्य हो जाएगी। ठीक है। और गायन की बात करता है सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? भारत के प्रथम कानून निर्माता या विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। ये इन्हीं की है मनु संहिता, जो हमेशा अधिकतर चर्चा में रहती है। इसी मनु संहिता ही है, ये विधि बनाई थी इन्होंने। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख स्रोत क्या था? आप अभी पढ़ के आए हैं। ऋग्वेद में पशुपालन प्रमुख था। ठीक है। पशुओं में गाय, गोधन, ठीक है, सबसे प्रमुख संपत्ति थी ऋग्वेद के काल में। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय है उतना ज़्यादा वो श्रेष्ठ है। ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का हमें उल्लेख पहली बार मिलता है? यह क्वेश्चन ऐसे ही मिल सकता है कि वैदिक काल में शूद्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में किया है? तो आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, ऋग्वेद में किया है। पहली बार मिलता कहाँ है? जो ऋग्वेद में 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना से था। किसकी उपासना से? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ऋग्वेद? पुरंदर, ठीक, किले तोड़ने वाला कहा जाता था। ठीक है। तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है इंद्र के लिए। ठीक। शुल्ब सूत्र, अभी इस क्वेश्चन को आप करके आए हैं। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति से संबंधित है। आप जानते ही हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति ये सब पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है। इसका संबंध किससे है? ज्यामिति से है। अगला क्वेश्चन है अस्तो मा सदगमया। ये हम अधिकतर हम लोग बोलते हैं, जो कहाँ से लिया गया है? अस्तो मा सदगमया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। ये जानकारी होनी ही चाहिए। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे कहाँ पे? आर्य लोग जो भारत में जब एंटर किए, ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आज के पंजाब में। ठीक। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? जो ऋग्वेद में आप जानते हैं 10 मंडल हैं। ठीक है। तो इसमें 9वां मंडल जो है वो किसको समर्पित है? पूर्णतः सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। ठीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको बोला जाता है 10 राज्य युद्ध, प्रथम प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था परुश्रेणी नदी के। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऋग्वेद, आप वैदिक काल के क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन बन सकता है वैदिक काल में भू राजस्व की दर कब? जब उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। ये भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/6% थी। ठीक। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आपको बताना है ऋग्वेद, आरंभिक वैदिक साहित्य मतलब ऋग्वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। ठीक है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो अश्वपति जो थे वो कैकेय के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कैकेय के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कंठोपनिषद से प्राप्त होता है। किस उपनिषद से? कंठोपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का
स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में निर्धारित है। ठीक है, कहाँ है? वैदिक नदी है कुंभा, कहाँ पे है? काबुल में, अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली थी। कपिल मुनि ने जो दर्शन का स्थापित किया उसका दर्शन का नाम क्या है? उसका नाम है सांख्य दर्शन। क्या नाम है? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह है अजंती खेड़ा से। किससे? अजंती खेड़ा से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में। किससे? धर्मशास्त्र के काल में। तो इस लेसन में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम अगले लेसन में बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस नए चैनल में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई सुझाव है तो आप अपना कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। ठीक है, ये वनडे एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज है आपकी, सभी वनडे एग्ज़ामों के लिए।